है ना। T7 27 लंग्स, फेफड़े। जब भी हम लंग्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो जनरली एक ख्याल आता है, वो जनरल परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूं कि जब हम फेफड़ों की बात करते हैं तो हमारे पास फेफड़ों का ये ख्याल आता है कि सांस लेने के लिए हमें फेफड़ों की जरूरत होती है, ऑक्सीजन को खींचने के लिए। लेकिन फेफड़ों का रोल ऑक्सीजन के खींचने तक ही सीमित नहीं है। रेस्पिरेशन का पूरा प्रक्रिया फेफड़ों का रोल है। रेस्पिरेशन का पूरा प्रक्रिया मतलब कि आप जो सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं, इनहेल एंड एक्सेल, ये दोनों काम लंग्स करते हैं। लंग्स में अलग अलग चैम्बर्स बने हुए हैं, अलग अलग। तो उनका काम यह है कि आपने हवा में से सांस लिया, तो सांस जब हम लेते हैं हवा में, तो हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी हवा सांस में लेते हैं। हमारे नाक में तो कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ कि जो ऑक्सीजन ही खींचेगा अंदर। हम पूरी की पूरी हवा सांस में लेते हैं। उस हवा में धूल मिट्टी, पॉल्यूशन, जो भी चीजें हैं, गैसेस, बैक्टीरिया, वायरस, सब कुछ अंदर जाता है। तो थोड़े हमारे नोज में हेयर होते हैं, उसके बाद नोज और जो विंड पाइप है उसमें थोड़ा चिपचिपाहट होती है। वो चीजें गंदगी को पकड़ने के लिए, जो हेवी पार्ट्स होते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट होता है, वो सब चिपकता है हमारे नोज में और विंड पाइप में। उसके बाद सारे गैसेस अंदर जाते हैं, गैसेस को नहीं रोक पाता। जब गैसेस अंदर जाते हैं तो उसमें भी कई तरह के गैसेस होते हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें तो चाहिए केवल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो वो ऑक्सीजन को मदद करता है नाइट्रोजन टेम्परेचर मेंटेन करने में, ताकि वो ब्लड में मिक्स हो सके। बॉडी में यूज तो केवल ऑक्सीजन का हो, तो ब्लड में वो बाइंड हो जाता है। बाकी सारा गैस इंटरनल प्रोसेसिंग के थ्रू लंग्स के दूसरे पार्ट में चला जाता है, जहां से वो बाहर निकलता है। उसके बाद जो खून है वो पूरे शरीर में घूमता है, ऑक्सीजन का बंटवारा करता है, हर सेल को ऑक्सीजन देता है। बांटने के बाद वो आता है वापस हार्ट में, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। वहां से हार्ट के, तो वो जो खून है वो ऑक्सीजन बांट चुका होता है, खाली हो चुका होता है। लेकिन जो खाली कनस्तर है उसमें क्या लेके आता है? उसमें लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेते हैं, ऑर्गेनिक फूड हम लेते हैं, वो सेल्स जब अपना मेटाबॉलिज्म करते हैं, यानी सेल्स जब अपना खाना बनाते हैं, तो वो ऑक्सीजन उस कार्बन वाले कंपाउंड के साथ मिल करके बहुत सारी चीजें बनाता है, जिसमें से एक गैस भी बनती है जिसको बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जब ब्लड के साथ ऑक्सीजन, जैसे जिस ब्लड सेल में ऑक्सीजन चिपका हुआ है, ऑक्सीजन दे दिया, और उसके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लिया, वो सारा लेकर के वो आ जाता है वापस से लंग्स के पास। लंग उसको क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, क्योंकि वो कनस्तर खाली होगा तभी तो वापस से उसमें फिर से ऑक्सीजन भरा जाएगा। ये है हमारे लंग का मेन रोल। लेकिन इसके साथ साथ कई और रोल निभाता है लंग। लंग का एक मेन काम है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। कैसे मेंटेन करना? कि बॉडी में कितना ऑक्सीजन जा रहा है, उसके हिसाब से जितना ऑक्सीजन बॉडी के सारे ऑर्गन के प्रक्रिया के लिए चाहिए, उतना ही ऑक्सीजन अगर जा रहा है, तो जो हमारे ऑर्गन हैं, जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे टिश्यूज हैं, वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो कम जा रहा है तो ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा डिमांड होगी, तो क्या होगा, हमारे हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर अफेक्ट होगा। लेकिन कई इस बार इसमें कई केवल हार्ट का रोल नहीं होता कि वो कम कर रहा है, या ब्लॉकेज का ही रोल नहीं होता। अगर लंग्स सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे ब्लड में, मतलब मान लो आपके शरीर में हार्ट को जितना ब्लड पंप करना है उतना ही कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझें कि कहीं पे आपको राशन लेकर के 10 ट्रक भेजने हैं, हर ट्रक में मान लो 1 टन राशन है, जाता है और उससे एक्स्ट्रा डिमांड नहीं आती, तो हार्ट हो गया जो ट्रक को भेज रहा है, यानी ब्लड को पंप कर रहा है, ब्लड तो ट्रांसपोर्ट ही है। लेकिन लंग जिसका काम है उसमें राशन लोड करना, यानी ऑक्सीजन लोड करना, वो हर ट्रक में 1 टन की बजाय मान लो 1.25 टन या आधा टन राशन डाल। तो सेल्स को तो, ट्रक तो सारे गए, लेकिन सेल्स को तो पूरा राशन नहीं मिला, पूरा ऑक्सीजन नहीं मिला। तो सेल्स डिमांड करेंगे तो हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा।
10 की बजाय 15 ट्रक भेजने पड़ेंगे, 20 ट्रक भेजने पड़ेंगे। तो ये जो समस्या है, यानी लंग्स में अगर आपकी ऑक्सीजन खींचने की क्षमता लंग्स की घट जाती है, तो भी आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपके हार्ट पे असर आएगा। इसके बाद जो लंग्स है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऑक्सीजन कम खींच रहा हो सकता है ऑक्सीजन खींचने की क्षमता उसकी प्रॉपर हो, सही हो। लेकिन क्या मैंने बताया कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड खाली करता है, उसके बाद उसी में ऑक्सीजन लोड होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ठीक से खाली नहीं हो रहा या खाली होने में टाइम लग रहा है, तो ऑक्सीजन ठीक से लोड नहीं होगा या ऑक्सीजन लोड होने में टाइम लगेगा, तो भी आपकी सांस फूलेगी, आपको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। आप एक सांस में जितना ऑक्सीजन लेते हो, आपने हवा तो उतना अंदर लिया, लेकिन ऑक्सीजन करने के लिए उसमें अंदर पार्ट्स होते हैं, एयर सैक्स जैसे, एयर सैक बोलते हैं उसको या एल्वियोली बोलते हैं। एल्वियोली अगर पूरा खाली नहीं हुआ है, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से नहीं निकला है, तो ऑक्सीजन पूरा नहीं जाएगा। तो भी आपको जो जितना लीटर ऑक्सीजन आपको खींचना था, आपने उतना खींचा, लेकिन बॉडी को नहीं मिला, तो आपको जल्दी जल्दी खींचना पड़ेगा, तो उससे भी सांस फूलती है। तो अगर लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल पा रहे हैं, तो भी इसके अलावा टेम्परेचर मेंटेन करना, ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन, क्योंकि जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है, आप देखते होंगे हमारे बॉडी के अंदर एक कंसिस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन होता है, लेकिन बाहर तो टेम्परेचर बदलता रहता है। गर्मियों में ज्यादा टेम्परेचर रहता है हमारे बॉडी के अंदर के टेम्परेचर से, ठंडी में जो बाहर का टेम्परेचर रहता है वो हमारी बॉडी के अंदर से कम रहता है। अब विंटर के समय में आप पहाड़ी इलाकों में चले जाओ तो कैसी बर्फीली हवा चलती, वैसी बर्फीली हवा अगर हमारे उसके अंदर चले जाए, तो इसलिए हम, क्या आपने देखा होगा कि हम कान तो कवर कर सकते हैं अगर ठंडी हवा चल रही है तो, या मुंह कवर कर सकते हैं, लेकिन नाक तो खुला रखना पड़ेगा ना। नाक भी बंद कर ले, मुंह भी बंद कर ले, कान भी बंद कर ले, तो जिएंगे कैसे? यानी नाक से तो हवा अंदर जानी ही जानी है। यही सेम चीज जब हम गर्मी में धूप में निकलते हैं तो बोलते हैं ना, लू लग जाएगा, तो कान ढक लेते हैं, मुंह ढक लेते हैं, लेकिन नाक फिर भी खुला रखते हैं। तो बाकी जगहों से जो ये हवा अंदर जाती है, हवा मुंह से भी अंदर जा सकती है, इसलिए बोलते हैं मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुंह में कोई मैनेजमेंट का कोई रात चेम्बर नहीं है टेम्परेचर को और या गंदगी को रोकने का कोई तरीका नहीं। तो जो हवा अंदर जाती है, उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके लंग्स में भेजना, ये भी काम है हमारे लंग्स का, ब्लड में देना। इसीलिए जब हम ज्यादा देर तक ठंडी हवा से एक्सपोज होते हैं या बहुत ज्यादा देर गर्म हवा में रहते हैं, तो हमारी तबीयत खराब होने के चांसेस रहते हैं। उसका रीजन यही है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को वो डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि हमारे लंग्स की भी एक कैपेसिटी है कि वो कितना टेम्परेचर मेंटेन करेगा। ठीक है। तो और लंग्स को क्या क्या चीजें, तो ये लंग्स का इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि आपके शरीर में शुद्ध हवा जाए, सही टेम्परेचर में जाए, सफिशियंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन जाए, जब वापस आए तो उसमें से सफिशियंट क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड या जो गैसेस हैं, जो अनवांटेड गैसेस हैं, वो निकल जाए। तो ये सारा कुछ बीपी मेंटेन रहे, ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन रहे, टेम्परेचर ब्लड का मेंटेन रहे, तो ये सारी चीजें मेंटेन करना लंग्स का काम है। और लंग्स स्किन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा एक्सपोज, जो एक्सटर्नल थ्रेट से बीमार होने वाले जितने ऑर्गन हैं उसमें सबसे ज्यादा स्किन, क्योंकि आपकी स्किन जो है आपके डिफेंस का, आपकी इम्यूनिटी का पहला बैरियर है। पूरी बॉडी में स्किन है तो धूल, मिट्टी, मॉइस्चर, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, सबका अटैक पूरी बॉडी के स्किन पे होता है। स्किन के बाद लंग्स जिसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। सांस में जो धूल मिट्टी जाती है वो भी लंग्स को अफेक्ट करता है। सांस में जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है, उसमें जो केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स के फ्यूम, घर में पेंट होता है, तरह तरह की खुशबू, बदबू, हम सांस लेते हैं तो उसके साथ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, माइट्स, पता नहीं क्या क्या, डस्ट, एस्बेस्टस, बहुत सारी चीजें लंग्स में जाती। यानी लंग्स वो एक कहावत है ना, रजिया फंस गई गुंडों में, तो गुंडों में फंसी हुई रजिया है लंग्स, जो हमेशा खतरे में, चारों तरफ से खतरा है उसका। मौसम गर्म हो गया तो उसका झंझट बढ़ गया, मौसम ठंडा हो गया तो उसका झंझट बढ़ गया।
इसके अलावा और भी चीजें हैं जो लंग्स, जैसे लोग हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उससे वो भी लंग्स को अफेक्ट करता है। तो लंग्स को, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जैसा नहीं कि लंग्स के प्रॉब्लम होने से केवल बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो भी वो लंग्स को अफेक्ट करता है। अगर आपके लंग्स वीक है, वो प्रेशर मेंटेन नहीं रख पा रहे, तो आपके दैनिक कार्यकलाप पे आप जल्दी थक जाएंगे, आपकी सांस जल्दी फूलेगी, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें लंग्स की प्रॉब्लम्स की वजह से होती हैं। तो लंग्स में किस किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्यों होते हैं, उसके क्या लक्षण हैं, वो सारा कुछ हम आज समझेंगे। और ट्रीटमेंट तो हम सब चीजों का बाद में पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा ट्रीटमेंट आज भी बताता जाऊंगा। किधर गया शेयर? हाँ। लंग डिजीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मेडिकल कंडीशंस इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा लंग से होने वाली बीमारियां हमारे देश में, एक रिसेंट सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि 18 साल से ऊपर के 79% लोग लंग्स के किसी न किसी कंडीशन से पीड़ित हैं। क्योंकि हमारे देश खासतौर, मतलब मैं, ये जो सर्वे हुआ है वो कस्बाई और शहरी क्षेत्रों में हुआ है, गांव का पॉपुलेशन इसमें इंक्लूड नहीं है, पॉल्यूशन की वजह से। हमारे देश सबसे ज्यादा पोल्यूटेड देशों में, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहरों में हमारे यहाँ के शहर, तो ये तो आप जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस वजह से अगर यहाँ पे ये जो डेटा है, ये यूएस का डेटा, ये बता रहा है टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, 10 करोड़ लोग, लंग डिजीज इन द यूएस अलोन, केवल यूनाइटेड स्टेट्स में। आपने देखा होगा कि जब कोरोना आया था तो यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा लोग मरे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ये सब चीजों की वजह से लंग्स का प्रॉब्लम ज्यादा है, और जेनेटिक रीजन से भी लंग्स डिजीज होते हैं। योर लंग्स आर पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम expanding and relaxing thousands of times each day to bring an oxygen and send out carbon dioxide। तो वही जो मैंने बताया कि ऑक्सीजन लाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजने के लिए, ये इसका जो मुख्य फंक्शन है। लंग डिजीज कैन हैपन व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स इन एनी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। शरीर के किसी भी हिस्से में, जो लंग्स के किसी भी हिस्से में, सॉरी शरीर नहीं, लंग्स के किसी भी हिस्से में, लंग्स बहुत बड़ा संरचना है, क्योंकि कई तरह के फंक्शन उसको करने हैं, टेम्परेचर मेंटेन करने का, ऑक्सीजन रखने का, बाकी गैस निकालने का, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का, ब्लड में मिक्स करने का, ये सारा काम करना है। तो कई तरह के सिस्टम उसमें लगे हुए हैं। उस सिस्टम, इसमें से किसी भी चीज में अगर प्रॉब्लम हुई तो वो लंग्स की बीमारी कहलाता है। लंग डिजीज अफेक्टिंग द एयरवेज। तो सबसे पहले हम समझिए कि एयरवेज किसको कहते हैं। ये जो हमारा विंड पाइप है, जो गले से होकर के ग्रास नली के पीछे से जाता है, जिससे हवा अंदर जाती है, वो यहां पे आकर के दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक मुंह से भी कनेक्शन रहता है उसका, और नाक से भी कनेक्शन रहता है। तो एक मोटा ट्यूब, जैसे आप कल्पना करो कि किसी, कोई पेड़ होता है, एक आम का पेड़ है, एक मोटा तना है, एक आम का पेड़ है जिसमें एक मोटा तना है, फिर उसमें से मोटी मोटी डालियां निकलती है, मेन शाखाएं, उसमें से फिर छोटी छोटी डालियां निकलती है, और छोटी छोटी डालियों पे पत्ते या फल लगते हैं। तो लंग्स बिल्कुल वैसा ही होता है। ये मोटा तना है, बस ये अपसाइड डाउन रहता है। तो लंग्स, ये मोटा तना है, इसमें से कुछ ब्रांच निकलते हैं, उसमें से फिर पतले पतले ब्रांच निकलते हैं, उनके एंड पे, पतले ब्रांचेस के एंड पे अंगूर के गुच्छे जैसे बने रहते हैं, और उसी में हवा रहती है। ये है लंग्स का मेन संरचना। तो ये जो विंड पाइप है, जो ट्रैकिया जिसको कहते हैं, ये अंदर जाकर के छोटे छोटे ट्यूब्स में बढ़ जाता है, जिसको ब्रोंकी बोलते हैं, विच इज इन टर्म बिकम स्मॉलर ट्यूब्स थ्रू आउट योर लंग्स। उसके बाद वो उससे भी पतले पतले ट्यूब्स में बढ़ जाता है। तो ये पूरा का पूरा एयरवे है, यानी हवा जाने का रास्ता। मेन ट्रैकिया, फिर उसके बाद ब्रोंकी, और उसके बाद जो छोटी पतली पतली पाइप निकलती है उससे वो ब्रोंक्यूल्स। तो इन सब में कई तरह की, ये जो पूरा का पूरा पाइप सिस्टम है जिससे हवा जाती है, उसमें कई तरह की बीमारियां होती हैं। वो बीमारियां क्या है? एक तो है अस्थमा। अस्थमा एलर्जी की वजह से कोई ऐसी चीज जो अंदर जाकर के एयरवे को इरिटेट करती है। वो टेम्परेचर हो सकता है, डस्ट हो सकता है, कोई पॉल्यूटेंट हो सकता है, ठंडी की वजह से हो सकती है उसमें, या कफ या म्यूकस जमा करने की वजह से, या किसी वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से उसमें एयरवे में स्वेलिंग हो गई। तो इन सब रीजन्स की वजह से अस्थमा हो सकता है। ज्यादातर लोगों को एलर्जी की वजह से अस्थमा होता है। और अस्थमा ठीक इसीलिए नहीं होता क्योंकि लोग ट्रीटमेंट अस्थमा का करते रहते हैं, जबकि ट्रीटमेंट एलर्जी का होना चाहिए। जब तक एलर्जी नहीं ठीक होगी
तब तक अस्थमा। मान लीजिए कि किसी को जैसे किसी को मान लो कि शहद से एलर्जी, तो जब उसको शहद खिलाओगे उसको वो प्रॉब्लम होगी। आप वो प्रॉब्लम नहीं ठीक कर सकते, या तो उसको शहद खिलाना बंद कर दो या फिर शहद से उसकी एलर्जी ठीक करो। अब लंग्स को जो एलर्जी होती है वो होती है टेम्परेचर से, मॉइस्चर से, या धूल मिट्टी से, या पोल्यूशन से। अब टेम्परेचर तो नहीं हटा सकते दुनिया से, टेम्परेचर तो बदलेगा। धूल मिट्टी नहीं हटा सकते, पोल्यूशन नहीं हटा सकते। यानी या तो आपको एलर्जी खत्म करनी होगी या फिर अस्थमा आप ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए दुनिया में अस्थमा ठीक नहीं होता, क्योंकि दुनिया में एलोपैथी हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, वो अस्थमा का इलाज करते रहते हैं, जबकि इलाज करना होता है एलर्जी का। Your airways are constantly inflamed and may spasm, causing wheezing and shortness of breath. Allergies, infection or pollution can trigger asthma symptoms. उसके बाद है सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इस हालत में क्या होता है, जब सीओपीडी होता है तो क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन है। सीओपीडी सबसे ज्यादा लोग, आप लंग्स फेफड़े की बीमारी वाले किसी पेशेंट का अगर देखोगे ना प्रेस्क्रिप्शन या मेडिकल रिपोर्ट, तो उस पर सबसे ज्यादा यही टर्म मिलेगा आपको, सीओपीडी, chronic obstructive pulmonary disease. With this lung condition you can't exhale the way you usually would. इसमें जो सांस छोड़ने की जो तकलीफ, वो समस्या होती है ना, वो होती है। कार्बन डाइऑक्साइड या जो दूसरे गैसेस है, जितना एफिशिएंटली लंग्स को निकालना है, यानी एल्वियोली को जितना इफेक्टिवली क्लियर होना है, साफ होना है, वो नहीं हो पाता। तो जब हवा निकलेगी ही नहीं, जगह खाली नहीं होगी, तो नया ऑक्सीजन भरेगा कैसे? इसलिए सांस लेने में तकलीफ होती है। उसके अलावा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो जो मैंने बताया कि ब्रांचेज में बढ़ता है उसको ब्रोंकी बोलते हैं। उन ब्रोंकीज में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग, सूजन जैसी हो जाती है और बलगम जमा होने लगता है। और इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म वेट कफ होता है, मतलब वो ठीक ही नहीं होगा, बलगम निकलता ही रहेगा। कुछ लोगों को आप देखो कि परमानेंट बलगम निकलने की समस्या रहती है, तो ये कहलाता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। उसके बाद है एम्फीसीमा। इसमें क्या होता है कि जब लंग्स के अंदर पोल्यूशन की वजह से या स्मोकिंग की वजह से डैमेज होने लगता है, ये सीओपीडी का ही थोड़ा सा एडवांस स्टेज है। तो क्या हवा जो है वो ट्रैप होने लगता है, जो हवा बाहर निकल जानी चाहिए वो लंग्स में ट्रैप होने लगता है। जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन के अलावा जो बाकी गैसेस है वो बाहर निकलने चाहिए, वो ट्रैप हो जाता है। यानी वो बाहर जितना, आपने कुछ लोगों को देखा होगा ऐसे लगता है कि जबरदस्ती वो सांस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की आवाज बीच बीच में निकालते रहते हो, तो वो जो सांस में ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरे गैसेस ले रहे हैं वो निकल नहीं पाते, तो जिसकी वजह से उनको दोबारा सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। उसके बाद है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ये वो कंडीशन है जिसमें ब्रोंकी में जो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुआ है वो अचानक से बढ़ जाता है। जब भी हम ये ट्रेनिंग पूरी पढ़ेंगे तो इसमें आप दो तरह की चीजों का, दो तरह के वर्ड सुनेंगे मोस्टली। एक वर्ड होगा क्रॉनिक और एक होगा एक्यूट। तो इसका मतलब समझ लीजिए, क्रॉनिक का मतलब है जो लॉन्ग टर्म हो या लाइफ लॉन्ग चलने वाली बीमारी, उसको हम क्रॉनिक बोलते हैं। जैसे डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है, ये लंबे समय तक इसका इलाज चलता है। आर्थराइटिस है, इसको हम क्रॉनिक बीमारियां बोलते हैं। और एक्यूट होता है कि अचानक से बढ़ गया, एडमिट कराने की नौबत आ गई, जान पे बनाई, बहुत ज्यादा समस्या हो रही, तो उस केस में उसको एक्यूट कहा जाता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ये जो सडन इन्फेक्शन को, ये मोस्टली वायरल इन्फेक्शन से होता है, क्योंकि वायरस बहुत तेजी से फैलता है, बैक्टीरिया थोड़ा धीरे फैलता है। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और अचानक से पूरे ब्रोंकी को, पूरे जो एयरवे है उसको उसमें इन्फेक्शन पैदा कर देता है, तो जिसकी वजह से खांसी, चेस्ट पेन, बलगम आना, बलगम में कभी कभार खून आना, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। सांस नहीं ले पाता आदमी, ऑक्सीजन पे डालना पड़ता है उसको। ये कहलाता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। तो इस केस में पेशेंट को एडमिट होने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको आर्टिफिशियल लंग तो अपना काम ही नहीं कर पा रहा, सांस ही नहीं लेगा। आप उसको थेरेपी दोगे या दवाइयां दोगे, लेकिन थेरेपी दवाइयां जितने दो, आप मान लो 5 दिन भी ले लेंगे तो 5 दिन तक आदमी बिना सांस के नहीं रह सकता ना।
तो इसलिए इस कंडीशन में मोस्टली एडमिशन की जरूरत पड़ती है। उसके ये दवाइयों से कंट्रोल, बाहर ओपीडी बेसिस पे कंट्रोल नहीं होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। उसके बाद है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इस कंडीशन में जब हमारे छाती में या लंग में या लंग के किसी भी पार्ट में जो बलगम जमा हुआ होता है या एयरवे में लंग जमा होता है, हम उसको ठीक से निकाल नहीं पाते, बार बार निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन निकलता नहीं, वो जम के हार्ड हो जाता है और वो अंदर ही रहता है और उस बलगम में फिर इंफेक्शन होता है, कभी वायरस कभी बैक्टीरिया, तो ये बार बार होता रहता है। तो जहां पे वो जमा रहता है वहां पे हार्ड होने लगता है और सिस्ट जैसा फाइब्रोसिस जैसा फॉर्म कर देता है, वहां के सेल्स को ऑक्सीडेट करके जैसा कर देता था। इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प करेंगे। कल जो मैं आप लोगों को टी पॉली और ओपीसी बता रहा था वो यहां पे हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट दोनों का काम करते हैं और साथ में क्लींजिंग सीरीज के प्रोडक्ट हैं, सफाई करने का काम करते हैं। तो जो फाइब्रोसिस हो गया है उसको, वो जो जम गया है बलगम अंदर, उसको सफाई करके निकालने का काम करते हैं। बॉडी में कहीं भी कोई भी चीज जम गई है उसको निकालना है। लिवर में गंदगी जम गई हो, किडनी में गंदगी जम गई हो, लंग्स में जम गई हो, इंटेस्टाइन में जम गई हो, तो आपको क्लींजिंग सीरीज का और एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करना होता है। यही मैंने कल बताया आपको। उसके बाद लंग्स डिजीज अफेक्टिंग द एयर सैक्स एल्वियोली। चलिए, पाइप ठीक है, पाइप से हवा अंदर पहुंची तो फिल्टर होकर के जो ऑक्सीजन जमा होता है, तो वो छोटे 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 गुच्छे जैसे बने होते हैं, उसी के अंदर से ब्लड वेसल गुजरते हैं और वहीं पे ऑक्सीजन मिक्स होता है ब्लड में। तो वो जो बलून जैसे छोटे छोटे गुच्छे हैं, बलून मतलब बहुत बड़ा होता है, वो बहुत छोटे होते हैं, वो एयर सैक्स बोलते हैं उसको, हवा के बलून, उसका नाम है एल्वियोली। हमारे लंग्स में सबसे ज्यादा हिस्सा यही होता है। लंग्स का यूं समझ लो 70% के करीब एल्वियोली है, बाकी 30% में बाकी चीजें। तो यह एयर वे ब्रांच इनटू टिनी ट्यूब्स, जिसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, पतले ट्यूब, और पतले ट्यूब के एंड पे क्लस्टर ऑफ एयर सैक्स, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, वैसे गुच्छों में एयर सैक्स होते हैं, जिसको एल्वियोली कहा जाता है। दीज एयर सैक्स मेक अप मोस्ट ऑफ योर लंग टिश्यू। आपके लंग का जो टिश्यू है उसका लगभग 70% ये एल्वियोली से ही बना होता है। लंग डिजीज अफेक्टिंग योर एल्वियोली इंक्लूड, तो एल्वियोली में भी कई तरह की बीमारियां होती है। आपने निमोनिया का सुना होगा, निमोनिया बोलते हैं ना, सर्दी बैठ गया अंदर या सर्दी जम गया अंदर तो बोलते हैं निमोनिया हो गया। बहुत देर तक छाती में ठंड लगी तो निमोनिया हो गया। क्यों? क्योंकि जब बैठ जाती, यानी एंड जो लंग्स का, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का एंड पॉइंट है, वो क्या है? एल्वियोली है। वहीं पे जाकर के हवा जमा होती है। तो वहां पे जो ऑक्सीजन जमा है वो ब्लड के टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, जब वहां तक पहुंचने लगता है मामला, या इन्फेक्शन, कोई भी चीज जब वहां तक पहुंचने लगता है, इन्फेक्शन, वायरस, मोस्टली वायरस पहुंच पाता है वहां पे, बैक्टीरिया नहीं होता है। बैक्टीरिया का इतना वो नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया को जल्दी हमारा शरीर कंट्रोल कर लेता है, लेकिन वायरस इतनी तेजी से स्प्रेड करता है कि हमारी इम्यूनिटी अगर सुपर स्ट्रांग और सुपर एक्टिव नहीं है तो वायरस के स्प्रेड स्पीड को रोक नहीं पाती है, वो एल्वियोली तक पहुंच जाता है। तो वो जब एल्वियोली तक इंफेक्शन पहुंच जाता है, वायरस से कम होता है, बैक्टीरिया से ज्यादा होता है। वायरस, बैक्टीरिया से, जिन लोगों का इम्यूनिटी बहुत वीक है उनका तो वायरस से भी हो, या बैक्टीरिया से भी हो जाएगा। इसीलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी। तो कोरोना वायरस से भी जो होता था, जिन लोगों को एडमिट होना पड़ता था, जब वो निमोनिया ही कहलाता था। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जब इन्फेक्शन की वजह से एक खास तरह का बैक्टीरिया है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये उन्हीं लोगों को होता है जिनका इम्यूनिटी वीक होता है। इम्यूनिटी वीक नहीं है तो टीबी नहीं होगा। वैसे तो अब टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला है, तो जिसकी वजह से ये सब खत्म होने लगा है, ये बैक्टीरिया का, लेकिन फिर भी अगर कभी किसी को होता है तो उसका रीजन यही है कि उसका इम्यूनिटी वीक है। तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है उसकी वजह से ये होता है, ये होता एल्वियोली में ही है। लेकिन निमोनिया अगर टाइम से ठीक, इम्यूनिटी वीक है तो निमोनिया जल्दी ठीक नहीं होगा। निमोनिया अगर जल्दी से ठीक नहीं हो गया तो कहते हैं ना कि 3 हफ्ते तक अगर खांसी है तो टीबी हो सकता है। तो निमोनिया अगर जल्दी ठीक नहीं हुआ तो एल्वियोली डैमेज होने लगते हैं। अब जहां पे अंदर हवा जमा होना है, जो स्टोरेज है, वही खत्म हो गया, वही डैमेज हो गया, तो हवा जमा कैसे होगी? तो फिर सांस लेने में दिक्कत होगी।
तो वो स्टेज जो कहलाता है, इसीलिए वो डैमेज होने लगता है, उसका क्षय होने लगता है, नाश होने लगता है, इसलिए उसको टीबी या क्षय रोग बोलते हैं। उसके बाद है एम्फसीमा। एल्वियोली को लिंक्स, एक एल्वियोली दूसरे की, एक में हवा भर गई, फिर उससे दूसरे में चली जाएगी, फिर तीसरे में चली, हर एल्वियोली में पाइप कनेक्टेड नहीं होता। एल्वियोली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं फ्रेजाइल लिंक्स के थ्रू, बहुत पतले टीनी फ्रेजाइल लिंक्स के थ्रू, बहुत ही नाजुक लिंक्स होते हैं। पाइप जैसा होता है स्ट्रक्चर, बहुत नाजुक होता है। वो जब डैमेज होने लगता है, वो डैमेज होता है मोस्टली पोल्यूशन और स्मोकिंग की वजह से। वो जब डैमेज होने लगता है तो भी एयर ट्रैप होने लगता है, और ठीक से सांस, तो फिर सांस जल्दी फूलने लगती है। वो जो कंडीशन है वो कहलाता है एम्फोसीमा। उसके अलावा आता है पल्मोनरी एडिमा। मैंने क्या बताया, उन्हीं एल्वियोली से होकर के पतले पतले ब्लड वेसल्स गुजरते हैं, और उस ब्लड वेसल्स में जो खून होता है उसी में ये ऑक्सीजन मिक्स करता है, एल्वियोली में जो ऑक्सीजन स्टोरेज रहता है। तो उसके अलावा उस सब को मेंटेन करने के लिए लंग्स के अंदर फ्लूइड भी होता है। तो जहां से वो ब्लड वेसल वो एल्वियोली के अंदर से क्रॉस कर रहा है, तो वहां से एल्वियोली में फ्लूइड कभी कभार लीक कर जाता है। जब भी प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कैसे बढ़ता है, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, इसको समझिए, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है सामने, इसको समझने की जरूरत है कि ये पल्मोनरी एडिमा क्या होता है, जिसमें बोलते हैं पानी भर गया है, फेफड़े में पानी भर गया है, पानी निकालना पड़ेगा। पानी भरता कहां, पानी कोई थोड़ी इंजेक्ट कर रहा है उसमें। तो दो तरीके से भरता है। एक होता है बैक प्रेशर की वजह से। बैक प्रेशर कैसे, कि एल्वियोली से ब्लड वेसल गुजरा, और ब्लड वेसल ऑक्सीजन लेकर के हार्ट में गया, राइट साइड ऑफ द हार्ट में, और राइट ऑफ द हार्ट ने, राइट साइड ऑफ द लंग में डाल दिया, राइट साइड ऑफ द हार्ट में ब्लड, और ब्लड हार्ट ने उसको पंप कर दिया। पंप कहां किया, एरोटा में। एरोटा जो मेन आर्टरी है जहां से ब्लड निकलता है हार्ट से, और फिर वो आगे जाकर के ब्रांचेस में ट्यूब। तो शुरुआत में अगर कहीं कोई ब्लॉकेज है जिसकी वजह से जो पंप कर रहा है, तो या तो वो सक्सेसफुली पंप नहीं कर रहा है, या वो आगे जा नहीं पा रहा है, अगर कहीं कोई ब्लॉकेज है। तो बैक प्रेशर, जैसे आप कई बार टॉयलेट को फ्लश करते हैं तो होता नहीं है, अंदर जाने की बजाय वो बाहर जो ब्लॉकेज रहता है, अगर टॉयलेट अगर आपका ब्लॉक है, तो ड्रेनेज अगर आपका ब्लॉक है, तो बैक प्रेशर लगता है ना। वैसे ही जैसे आपने देखा होगा कि गांव में जब या शहरों में जब बाढ़ आती है, तो जो घर का पानी नाले में जा रहा होता है, तो उल्टा नाले का पानी घर में आने लगता है। तो ये जो बैक फ्लो है ब्लड का, वो एल्वियोली में इतना प्रेशर बढ़ा देता है कि फ्लूइड लीक हो जाता है, वो एल्वियोली में फ्लूइड भर जाता है। तो जहां पे ऑक्सीजन भरना था वहां पे अगर फ्लूइड भर गया, जैसे बलून है, बलून में हम हवा फुलाते हैं, हवा डालते हैं ना, अगर हम बलून को पानी भर दे बलून में, तो क्या हवा डाल पाएंगे? तो पहले से वहां पे फ्लूइड भरा रहता है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो एक तो ये रीजन है, तो जिसको उसको ड्रेन करना पड़ता है, फ्लूइड निकालना पड़ता है। एक दूसरा भी तरीका है जिसकी वजह से फ्लूइड जमा होता है, वो भी मैं आगे बताऊं। One form is caused by heart failure and back pressure into your lungs blood vessels. In another form, injury to your lung causes the leak of fluid. जब आपके लंग्स में किसी तरह की इंजुरी होती है, बहुत सीवियर कोई इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया वायरस ने आपके सेल्स के, आपको टिश्यूज को गलाना शुरू कर दिया, तो वो जो सेल्स या जो टिश्यूज गलते हैं वो भी पानी बनाने लगते हैं, तो उससे भी होता है। उसके अलावा है लंग्स कैंसर। किसी लंग कैंसर का मतलब लंग के किसी भी पार्ट में अगर कैंसर हुआ तो लंग कैंसर कहलाता है। एनी पार्ट ऑफ योर लंग्स, मोस्ट ऑफन हैपेंस इन द मेन पार्ट ऑफ योर लंग, एयर सैक्स में सबसे ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS, ये फाइनल स्टेज होता है, जिसमें लंग्स, जिसको बोल सकते हैं कि लंग फेल हो गया, इसमें वेंटिलेटर पे ही डालना पड़ता है। लंग बिल्कुल ही काम नहीं, इसमें ऑक्सीजन लगाने से नहीं होगा, वेंटिलेटर पे ही डालना पड़ता है, यानी लंग्स तो काम ही नहीं करते। दिस इज अ सीवियर सडन इंजुरी थ्रू द लंग्स फ्रॉम ए सीरियस इलनेस। जैसे कोरोना में निमोनिया का जो अगला स्टेज होता था कि बोलते हैं ना वेंटिलेटर पे, तो मेनी पीपल हु हैव ARDS नीड हेल्प ब्रीदिंग फ्रॉम ए मशीन कॉल्ड अ वेंटिलेटर अंटिल देयर लंग्स। तो जब तक लंग्स ठीक नहीं हो जाते उनको वेंटिलेटर के थ्रू ही सांस। वेंटिलेटर क्या करता है, हार्ट को सीधा ऑक्सीजन का सप्लाई देता है,
उसके बाद है न्यूमोकॉनोसिस। ये न्यूमोकॉनोसिस जो है ये एक तरह का, जब कोई जहरीला गैस, जैसे भोपाल गैस कांड हुआ था या कहीं पे बम ब्लास्ट हुआ, कहीं पे कोई किसी भी तरह का जहरीला गैस या इस तरह की बीमारी, जैसे जो लोग उसके पास रहते हैं, नाले व गंदे नाले वगैरह के पास जिनका घर होता है, कैसे आप किसी गंदे नाले के पास गुजरते हैं तो कैसी बदबू आती है, अमोनिया किसी बदबू, तो अमोनिया भी गैस ही है, जहरीला गैस है। या फिर जो लोग ऐसे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, सीमेंट की इंडस्ट्री में, आपने देखा होगा कि वो मुंह पे कपड़ा टाइट बांध के रखते हैं, या एस्बेस्टस का जो डस्ट अंदर चला जाता है, तो उसकी वजह से जो अंदर लंग्स को डैमेज होता है, कोयले का धूल इस तरह का, या जो आपने जैसे यहाँ पे श्रुति मैम है, क्या श्रुति मैम है, तो वहां पे डायमंड का बड़ा काम होता है, जिसमें डायमंड की घिसाई ग्राइंडिंग में इंक्लूडेड है, तो उससे भी बहुत महीन डस्ट निकलती है। तो उसमें काम करने वाले लोग बहुत ही स्पेशलाइज फिल्टर पहनते हैं, नोज पे पहनते हैं कि नहीं मैडम, आपने देखा है वो होगा कि लोग पहनते हैं, हाँ, लेकिन उसी पहनते में हैं। अगर लापरवाही करते हैं तो वो जो डस्ट अंदर जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जहां पे भी इस तरह के काम होते हैं, सूरत में आई एम श्योर इस तरह के बहुत सारे पेशेंट होंगे पुराने, क्योंकि ये जो फिल्टर्स आने लगे वो तो अब आने लगे हैं, पहले नहीं होता था, लोग कपड़ा बांध के करते थे। लेकिन वो जो डस्ट होता है जो ग्राइंडिंग से पैदा होता है, आपने देखा होगा टाइल्स को ग्राइंडिंग करते वक्त आपके यहाँ जो टाइल या फर्श का जो काम करते हैं लेबर, वो उसमें पानी डालते हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उनका औजार ठंडा रहेगा, एक तो वो रीजन भी है, दूसरा रीजन ये है कि उससे धूल नहीं उड़े। तो ये जो बहुत बारीक डस्ट होता है, वो इतना हवा की तरह बारीक है, तो वो पहुंच जाता है एल्वियोली तक, तो उससे लंग्स डैमेज होने लगते हैं, क्योंकि वो हवा की तरफ फिर बाहर नहीं निकलेगा, अंदर जाके गीला होकर के बैठ जाएगा वो। बाहर तो वो डस्ट है, ड्राई है, तो उड़ रहा है, अंदर चला गया सांस के साथ, तो वो जहां पे चिपकने लगेगा पूरा एयरवे में हर जगह, और लंग्स को डैमेज करेगा। तो उसकी वजह से भी बीमारियां होती हैं। एक लंग में पार्ट होता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिटियम, उसमें भी बीमारियां होती हैं। ये क्या होता है, जो एल्वियोलीज होते हैं ना, उसके बीच में एक लाइनिंग जो मैंने बता रहा था, और उसी के थ्रू ब्लड वेसल गुजरते हैं, और उससे ही गैस ट्रांसफर होता है एक एल्वियोली से दूसरे एल्वियोली में। तो उसमें भी बीमारियां हो जाती है, जिसको आईएलडी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। दिस इज अ ग्रुप ऑफ लंग कंडीशंस दैट इंक्लूड्स सार्काइडोसिस, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस और ऑटो इम्यून डिजीज। रेयर है, बहुत कम होती। उसके बाद निमोनिया और पल्मोनरी एडिमा, इससे भी आपका जो इंटरस्टिशियम है वो अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद लंग डिजीज अफेक्टिंग योर ब्लड वेसल्स। लंग्स में ब्लड वेसल हैं, क्योंकि खून में ही ऑक्सीजन मिलाना तो लंग्स का काम है, और खून में से ही कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। तो खून जाएगा तो ब्लड वेसल्स तो होंगे ही लंग्स में, तो लंग्स में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। द राइट साइड ऑफ योर हार्ट गेट्स लो ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम योर वेन्स। जो राइट साइड, सॉरी मैंने पहले साइड राइट साइड बोल दिया था, पंप करता है, लेफ्ट साइड पंप करता है। तो राइट साइड जो आपका हार्ट है वो आपके लेफ्ट में होगा, लेकिन हार्ट के लिए वो राइट होता है। तो जो राइट साइड जो आपका हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, लो ऑक्सीजन ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब हार्ट लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो जिन नसों के थ्रू, नस बोलते हैं हम उसको, लेकिन उसका नाम है आर्टरीज, नस बेसिकली वेन्स है, तो जाता है, और फिर पूरे शरीर में बांटने के बाद जब वो वापस रिटर्न होता है, जब वो ऑक्सीजन बांट चुका है, तो उसमें ऑक्सीजन कम हो चुका है या खत्म हो चुका है, खत्म तो बिल्कुल नहीं होता, कम हो जाता है, तो जब वापस जाता है उनको बोलते हैं वेन्स। तो वेन जाकर के राइट साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो दाहिना हिस्सा है, उसमें जाकर के अटैच होते हैं, जहां पे वो जो लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट में जाता है, लेकिन हार्ट उस ब्लड का वहां कुछ नहीं करता है, वो सीधे सीधे उसको लंग्स में पंप कर देता है कि जाओ तुम लंग्स में जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो। कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का काम हार्ट नहीं कर सकता, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, ऑक्सीजन लो, और बाजू वाले कमरे में यानी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में चले जाओ। तो जिधर से वो पंप करता है वो एक आर्टरी होती है, क्योंकि हार्ट ब्लड को जब हार्ट पंप कर रहा है तो जहां जाएगा उसको आर्टरी ही कहेंगे। तो अब तो वो हार्ट के पास पहुंच गया, राइट ऑफ द हार्ट के पास, तो उसके आगे जो लंग्स में जा रहा है, तो जिस जिस रास्ते के थ्रू जा रहा है उसको आर्टरी बोलते हैं, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, लाइक पल्मोनरी आर्टरी है या कोई और ब्लड वेसल है, जिसके थ्रू फिर राइट साइड ऑफ द लंग में जाएगा, वहां से फिर लेफ्ट साइड ऑफ द लंग में जाएगा, फिर लेफ्ट साइड ऑफ द लंग से
लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं तरह तरह के एक्सचेंजेस के लिए, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसमें से एक है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जब आपके ब्लड वेसल में, जो आपका डीप वेन है जिधर से हार्ट में वापस जाता है ब्लड, उसमें कोई क्लॉट होता है या कोई थ्रोम्बस होता है, कोई गांठ जैसी होती है, डिसॉल्व होने वाली गांठ, पक्की कोई गांठ बन गई है, मांस बढ़ गया, वो नहीं। जो गंदगी जमा होकर के हार्ड हो गया है तो वो तो डिसॉल्व हो सकता है कभी भी, कहीं गंदगी चिपका हुआ उखड़ भी सकता है तो वो जो थ्रोम्बोसिस होता है, जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी बोलते हैं, वो कई बार प्रेशर बढ़ने से उखड़ जाता है अपनी जगह से या टूट जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और वो जो गंदगी है वो खून के साथ बहते बहते चला जाता है कहाँ, राइट साइड ऑफ द हार्ट में। मैंने क्या बोला, राइट साइड ऑफ द हार्ट कुछ नहीं करेगा, जैसा खून आया वैसा का वैसा वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेज देगा। पल्मोनरी आर्टरी वेन्स से बहुत पतली होती है, वेन्स में तो बहते बहते चला गया गंदगी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में जाके अटक जाता है। मान लीजिए इतना बड़ा, जैसे काली मिर्च का दाना है, उतना बड़ा कोई गंदगी जम करके गांठ जैसा बन गया है, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया चाय पत्ती के दानों के बराबर, तो वो वेन्स में से तो बहता हुआ चला जाएगा, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में जाकर के अटक जाएगा। वहां पे जब जाकर के ये चिपक जाता है तो क्या होगा, लंग्स को ब्लड नहीं मिलेगा राइट साइड ऑफ लंग को, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाले कहां से? जब ब्लड ही नहीं मिल रहा तो वो फिर दूसरे तरफ ब्लड दे क्या? तो हार्ट को ब्लड नहीं मिलता फिर, और ऐसे केसेस में कई बार सडनली जान पे बनाती है, क्योंकि अचानक से सांस आनी बंद हो जाएगी। मतलब सांस तो आप ले रहे हो, ऑक्सीजन जा रहा है अंदर, लेकिन ब्लड ही नहीं है ना अंदर आगे ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, क्योंकि ब्लड तो यहां पे अटका हुआ है। तो अचानक से चेहरे में स्वेलिंग, पैरों में स्वेलिंग, एंकल में स्वेलिंग, ये सब शुरू हो जाता है, तो ये सब पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से होता है, और ब्लड में ऑक्सीजन लेवल अचानक से ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि ब्लड तो है, ऑक्सीजन नहीं है उसमें। उसके बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन वो जो पल्मोनरी आर्टरी है, बीपी के दो टाइप होते हैं, जब बीपी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो वो कई बार क्लॉगिंग होने लगती है, चिपकने लगते हैं। जैसे शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उनका खून जो ब्लड वेसल है वो हार्ड होने लगता है, या उनके खून में HbA1c जब 8 या 7 या 8 या उससे ऊपर बढ़ा रहता है, यानी उनका खून चिपचिपा बहुत है, या जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की बहुत प्रॉब्लम है, लिपिड बहुत बड़ा होता है, ये सारे लोगों का पल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें क्लॉगिंग होना, उसका चिपक जाना, उसका श्रिंक कर जाना, ये सब किसी भी प्रॉब्लम से, जितने स्पीड में वहां से ब्लड, जितनी फ्लुएंसी से वहां से ब्लड बहना चाहिए, अगर ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई है तो उतनी तेजी से नहीं बहेगा। यानी लंग्स को जितनी तेजी से ब्लड मिलना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड निकाल करके वापस से ऑक्सीजन डालने के लिए, ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए जितनी तेजी से ब्लड मिलना चाहिए उतनी तेजी से नहीं मिलता है, यानी आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा या घट भी सकता है। अगर इसी का अपोजिट हो, उसमें वो फैल जाए, लेकिन रेयरली होता है वो कंडीशन, ज्यादातर ये बढ़ता है। 99%, 98% समझिए बढ़ने का केसेस होते हैं। तो इस कंडीशन को पल्मोनरी हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और इसमें भी जब भी किसी बीपी वाले पेशेंट को, जब बीपी बढ़ने के बाद सांस कम आने लगे, सांस फूलने लगे, जिनका रैपिड हार्ट बीट की प्रॉब्लम और बीपी की प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें साथ में चलती हैं, तो ऐसे केस में, और चेस्ट पेन, जिसका बीपी बढ़ते ही छाती में दर्द होने लगे, तो इसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। कई बार इसका कोई रीजन नहीं पता चलता, पता ही नहीं चलता क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन को चेक करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो नॉर्मल केसेस में तो चेक ही नहीं हो पाता। आपके पास जो डिवाइस है एक्यूलाइफ, उससे चेक हो जाता है, लेकिन नॉर्मल केसेस में आप एक्सरे करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, उनमें नहीं पता चलता इसका। ये ऐसी जगह पे पल्मोनरी आर्टरीज हैं कि नहीं पता चलता। लेकिन एक्यूलाइफ में अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो उसको चेक करने का पॉइंट है। तो सोचिए आप कितने ब्लेस्ड हैं कि आपके पास ऐसा डिवाइस।
लेकिन जो एलोपैथी डॉक्टर के पास गए उनको पता ही नहीं चल रहा है बीपी बढ़ने का रीजन। ये पता चल रहा है ये जो पल्मोनरी आर्टरी है उसका हाइपरटेंशन है, लेकिन कहाँ है क्या प्रॉब्लम है नहीं पता चल रहा, तो उसको एक अलग तरह का कॉज दे दिया जाता है कि ये इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक मतलब जिसमें पता ही नहीं चला, कोई डेफिनेट रीजन नहीं पता चला। और हमारे यहाँ ट्रीटमेंट सिस्टम जो है उसकी समस्या ही यही है कि बीमारियों की जड़ नहीं मिलती है आसानी से। तो जब तक बीमारियों की जड़ नहीं मिलेगी कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती। उसके बाद लंग डिजीज अफेक्टिंग द प्लूरा। हमारे लंग्स के चारों तरफ एक झिल्ली जैसी होती है, थिन लाइनिंग जैसी। वो हमारा जो चेस्ट वॉल है ना, जो रिब्स है, रिब्स के नीचे मसल्स की एक लेयर है, उसके बाद वो झिल्ली जैसी है जिसके अंदर वो समझ लो एक पॉलिथीन के अंदर पानी भर करके उसमें दो वो रख दिए तो लंग्स हो गया। तो वो जो पॉलिथीन है जिसमें पानी भरा हुआ है, फ्लूइड भी होता है, फ्लूइड का क्या नाम होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो उसमें वो उस थिन लाइनिंग जो पॉलिथीन जैसा जो लाइनिंग है दैट इज कॉल्ड प्लूरा। उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है और फ्लूइड में दोनों लंग्स होते हैं जो चिपकने नहीं देते उस लेयर को लंग्स के साथ। और उस वो प्लूरा को चेस्ट में नहीं चिपकने देते, यानी प्लूरा और चेस्ट के बीच में भी फ्लूइड होता है। तो वो जो लाइनिंग है, वो जो लेयर है, वो उसमें भी बीमारियां होती है। एक बीमारी का नाम है प्लूरल एफ्यूजन। तो आपके लंग्स और चेस्ट वॉल उसके बीच में जब फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है तो प्लूरा का जो फैलने का जगह, जब आप सांस लेते हैं तो छाती फैलती है ना, चेस्ट एक्सपैंड होता है जब भी हम सांस लेते हैं तो उस जगह में जहां पे चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है वो लंग्स, तो उस जगह में तो भर गया क्या, फ्लूइड भर गया, तो एक्सपैंड होने के लिए जगह ही नहीं बची। निमोनिया की वजह से, हार्ट फेलियर में जो बैक प्रेशर लगता है उसकी वजह से, ये सब चीजों की वजह से फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। तो चेस्ट तो फिर सांस लेना डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें फिर उसको पानी को निकालना पड़ता है, फ्लूइड को निकालना पड़ता है। वो पानी नहीं होता, फ्लूइड होता है, लेकिन निकालना पड़ता है उसको। उसके बाद न्यूमोथ्रॉक्स है, उसमें हवा भर गई, तो भी जो एक्सपैंड होने के लिए जगह थी तो वो रही नहीं, हवा तो भर गई उसमें, तो उसकी वजह से लंग्स कोलैप्स होने लगते हैं। उसके बाद मेसोथेलियोमा है, ये एक तरह का कैंसर है जो प्लूरा में होता है, बहुत रेयर है। लंग्स डिजीज अफेक्टिंग द चेस्ट वॉल। अब जो चेस्ट वॉल है, छाती जो हमारी पसलियां है, रिब केज है, उसी के बीच में लंग्स है, उसके ऊपर जो मसल्स की लेयर है, मांसपेशियां है, वो हर सांस के साथ आपका चेस्ट फैलता है, सिकुड़ता है। पीठ में जो मसल्स की लेयर है वो फिक्स्ड है, वो नहीं फैलती। चेस्ट सामने जो चेस्ट है वही फैलता है। तो वो जो मसल्स है वो अगर फ्लेक्सिबल ना हो तो फैलेंगे कैसे। लेकिन कई तरह के मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उसका फैलाव कम हो जाता है। ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ऑटो इम्यून मस्कुलर डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, या मसल्स, जैसे लोगों के मसल्स वीक होने लगते हैं, तो हाथ पैर में तो पता चलते हैं कि मेरे मसल्स वीक हो रहे हैं, लेकिन लंग्स तो अंदर है, चेस्ट वॉल तो अंदर है, उसका नहीं पता चलता। लेकिन मसल्स मसल्स तो मसल्स हैं, जब बॉडी में मसल्स खत्म होने शुरू होंगे तो हर जगह खत्म होने शुरू होंगे, तो उसकी वजह से चेस्ट ठीक से एक्सपैंड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। उसके बाद है ओबेसिटी, हाइपोवेंटिलेशन। जिन लोगों के चेस्ट पे बहुत ज्यादा वेट होता है, मोटापा हो जाता है, बहुत ज्यादा मांस होता है, तो उन लोगों का लंग्स भी दबा हुआ रहता है, उसको एक्सपैंड, खासतौर पे जब वो खड़े हैं या बैठे हैं तो इतनी प्रॉब्लम, जब वो सीधा फ्लैट लेटते हैं तो उनके चेस्ट पे जो फैट होता है, चेस्ट पे जो ज्यादा मांस होता है, उसकी वजह से चेस्ट उनका दबा रहता है, तो वो एक्सपैंड नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से भी सांस लेने में तकलीफ होती है। तो उसको बोलते हैं ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन, मतलब मोटापे की वजह से सांस लेने में तकलीफ होना। उसके अलावा न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, जो बाकी बॉडी में जो मसल्स के डिसऑर्डर होते हैं वो चेस्ट में भी हो सकते हैं। तो बेसिकली यहां पे हमने आज क्या समझा कि लंग्स में तरह तरह की प्रॉब्लम्स तो होती है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं रूट कॉजेस है। रिपेयर, लंग्स का सेल डैमेज हुआ, एल्वियोली डैमेज हुआ, कुछ भी डैमेज हुआ, एक पार्ट है रिपेयर, जो मैं कल आपको बढ़ा रहा था कि तीन चीजें हैं: क्लींजिंग, बैलेंसिंग एंड सप्लीमेंट। तो जब लंग्स में कोई क्रॉनिक बीमारी, ऑक्सीजन
क्लींजिंग एंड इम्यूनिटी इंप्रूवमेंट, क्योंकि क्लींजिंग मतलब जो गंदगी चली गई है, जो अंदर बीमार कर रही है, जो अंदर डैमेज क्रिएट कर रही है, क्लींजिंग मतलब वायरस और बैक्टीरिया का क्लींजिंग भी क्लींजिंग कहलाता है, वो शुरू करना है। बैलेंसिंग मतलब जो लंग्स में प्रॉब्लम हुआ है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर का इम्बैलेंस हुआ है, ब्लड के फ्लो का इम्बैलेंस हुआ है, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल का इम्बैलेंस हुआ है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो थेरेपी की मदद से उसको बैलेंस करना है। बीपी को बैलेंस करना है, जो प्रेशर बना रहा है लंग्स उसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन लेवल को बैलेंस कर सकते हैं। और तीसरा सप्लीमेंटिंग, लंग्स में एल्वियोली डैमेज हुआ है या कुछ भी डैमेज हुआ है तो उसको कैसे बनाना है? बनेगा किससे? जिंक और स्पाइरुलिना से, क्योंकि सेल्स बनाने के लिए ये दोनों चीजें, उसके साथ मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं अगर आपको और जल्दी रिजल्ट चाहिए तो, लेकिन स्पाइरुलिना में भी ऑलमोस्ट सारे मल्टीविटामिन होते हैं, तो ये दोनों से भी काम चलेगा। तो यानी लंग्स के किसी भी सीरियस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? एक तो एफओएस कॉमन है, क्योंकि जो आप सप्लीमेंट दे रहे हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा कैसे, उसके लिए एफओएस दिया। उसके बाद लगा टीपॉली और ओपीसी, ठीक है। अगर बीपी इंबैलेंस हो रहा है, उसकी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो कोएंजाइम Q10 दे सकते हैं, वो VO2 मैक्स बढ़ा करके सांस लेने में तकलीफ को कम करेगा। तो टीपॉली, ओपीसी और कोएंजाइम हो गया। उसके बाद स्पाइरुलिना, जिंक और चाहे तो मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हैं। अगर पेशेंट को पहले से खून की कमी है तो वो तो हो गया, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो उसको और ज्यादा तकलीफ होगी तो उसको Fe+ भी दे सकते हैं। तो इसी तरह से आपको रूट कॉज समझना है और इसी तरह से ट्रीटमेंट डिसाइड करना। तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज में, आपको पता होना चाहिए कि जब सांस लेने की तकलीफ है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा प्रॉपर, तो उसमें हमारा क्या काम आता है? कोएंजाइम काम आता है। खून की कमी है तो हमारा Fe+ काम आता है। शरीर में नए सेल्स बनाने हैं तो जिंक और स्पाइरुलिना काम में आता है। क्लींजिंग करनी है तो टीपॉली, ओपीसी काम में आता है। इंटेस्टाइन की क्लींजिंग करनी है तो एफओएस काम में आता है। बैलेंस क्या करना है? बीपी को बैलेंस करना है, ब्लड के फ्लो को बैलेंस करना है, ब्लड के सर्कुलेशन को बैलेंस करना है, तो आप एक्यूलाइफ की थेरेपी करेंगे, हेड केयर की थेरेपी करेंगे, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है तो बीसीएम भी करा सकते हैं, ताकि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से सर्कुलेट हो सके। नहीं तो एक्यूलाइफ और हेड केयर तो करेंगे। तो दिस इज हाउ वी डिसाइड द ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं कि हम 16 बीमारियों के नाम बताएं तो 16 टाइप की दवा भी बनाएंगे, नहीं। अल्टीमेटली बीमार क्या है? लंग्स बीमार है। लंग्स बीमार क्यों हुए? बाहर से कोई चीज आई, क्लींजिंग में उसको निकालो, उसने आकर के कुछ गड़बड़ पैदा कर दी, ऊंच नीच कर दिया, उसको बैलेंस करो। लंग्स के किसी पार्ट को डैमेज कर दिया, उसको रिपेयर करो, चाहे वो एयरवे हो, एल्वियोली हो, ब्रोंकी हो, बना तो सेल्स का ही है ना। लेकिन एलोपैथी क्या करेगा? लंग में 16 टाइप की बीमारियां हैं तो 16 टाइप की दवाई है। क्यों? क्योंकि उसको लक्षण को कंट्रोल करना है। यहां पे हमें क्या करना है? रूट कॉज को ठीक करना है। तभी ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे हमको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करना होता है किस केस में। 12 नहीं है हमारे पास, टोटल प्रोडक्ट तो 45 है, जिसमें कुछ पर्सनल केयर है, कुछ होम केयर है, 3 मशीनें हैं और 14 या 15 सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन उतना ही काफी है। ठीक है, तो आज का सेशन यहां खत्म करते हैं हार्ट के बारे में। तो जब भी हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हम हार्ट अटैक, बीपी, ये सब की चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे, तो मिस मत कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।